दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ चैप्टर सेकंड, जिसका टॉपिक है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अर्थात प्राचीन समय में लोग कैसे भोजन को सुरक्षित करते थे और कैसे उन्होंने भोजन उत्पादन सीखा था, या वो भोजन की तलाश में क्यों इधर उधर घूमते रहते थे। दोस्तों, ये क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एसएससी सीजीएल, सुपर टेट, डी ट्रिपल एसवी, यूपी ट्रिपल एससी और ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए जिसमें हिस्ट्री आती है, ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसका टॉपिक है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे। आपको एक फोटो में एक लड़का दिख रहा होगा, तुषार। इसका नाम क्या है दोस्तों? तुषार। देखिए, तुषार की एक रेल यात्रा पढ़ते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा शुरू की थी। अर्थात जो रेल है, उस भारत में सबसे पहले कब चली थी? 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर सबसे पहले ट्रेन चली थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद ही तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही स्थान पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब प्राचीन काल में लोगों के पास विभिन्न प्रकार के साधन नहीं होते थे, जैसे रेलगाड़ियां, एरोप्लेन, बस या ट्रैक्टर या टेम्पो, बाइक्स, कार, ये सब साधन नहीं होते थे, फिर भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कुछ जानवरों का भी यूज करते थे, कुछ पैदल जाते थे, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जरूर लोग जाया करते थे। अब अगला टॉपिक है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। अब बात है, जो स्टार्टिंग के मानव थे, शुरुआती दौर के प्राचीन काल के लोग थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों घूमते थे? सबसे पहले दोस्तों, वह अपने भोजन की तलाश में घूमते थे। दूसरी चीज, वह निवास स्थान के लिए भी घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप में रहते थे, उनको आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आखेटक मीन्स डियर स्टूडेंट्स शिकारी होता है, खाद्य मीन्स होता है भोजन, संग्राहक मीन्स होता है जो उसे सुरक्षित या संग्रह करना चाहता हो। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अभी दोस्तों आपको मैंने बताया है कि आखेटक मीन्स होता है शिकार करना। जब वो जंगल में निवास करेंगे तो जंगली जानवरों को मारकर खाएंगे। दूसरी बात, उसी जंगल से वे फल भी प्राप्त करेंगे, फूल भी प्राप्त करेंगे, कंद भी प्राप्त करेंगे और लकड़ियां भी प्रयोग करेंगे। क्योंकि पहले भोजन किसमें बनता था? चूल्हे में बनाते थे, भट्टियों में खाना बनाते थे, इसलिए लकड़ियों का भी प्रयोग करते थे। वे मछलियां पकड़ते थे, चिड़िया वगैरह पकड़ते थे और फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठे किया करते थे और इनको अपने भोजन में भी सम्मिलित किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, देखिए दोस्तों, आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे।
इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। मान लीजिए सपोज दैट प्राचीन के समय एक एक पूरा का पूरा गांव एक ही स्थान पर 20 दिन रहेगा तो आसपास के संसाधन खत्म हो जाएंगे, अर्थात खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी। जब खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी तो वह मजबूरी में उस स्थान को छोड़ेंगे और किसी दूसरे स्थान की तलाश में जाएंगे जहां पर उन्हें खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध हों, जल्दी से ये चीजें उन्हें प्राप्त हो सकें। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, अर्थात ये जानवरों का भी शिकार करते थे। तो जानवरों को शिकार करते करते क्या है, जैसे हिरन है, ठीक है, हिरन या मवेशी, तो ये चारे के लिए एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते थे। जब ये जानवर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो साथ में ये भी जाते थे, क्योंकि इनको भी उन्हीं का शिकार करना था और शिकार करके अपना पेट भरना था। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण क्या हो सकता है, यहां से समझे आप लोग कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमा करते थे। देखिए मौसम तीन होते थे, सर्दी, गर्मी, बरसात। इन मौसम में जिन पेड़ पौधों पर अधिक फूल होते थे उसी क्षेत्र में वो जाना पसंद करते थे, क्योंकि जिन पेड़ पौधों में फूल होंगे उन्हीं से फल प्राप्त होंगे और उन फलों से ये अपना पेट भर पाएंगे, इसलिए भी घूमते थे। तीन कारण दोस्तों टोटल के टोटल हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चौथा कारण देखते हैं, यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता था। और ये पानी की जहाँ झीलें वगैरह होती थी, झरने होते थे, नदियाँ होती थी दोस्तों, उसी के आसपास ये रहना पसंद करते थे। आपने हमेशा सुना होगा जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, जितनी सभ्यता अब तक मिली हैं सारी की सारी डियर स्टूडेंट सभ्यताएं नदियों के किनारे मिली। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों नदियों के किनारे रहने के लिए एक फायदा यह होता था कि उन्हें पीने के लिए पानी भी मिलता था और दैनिक रूप से जो भी कार्य करते थे पानी से संबंधित वह पानी उन्हें आराम से मिल जाता था। भोजन के तौर पे विभिन्न प्रकार के जीवों को, स्पेशली मछली को पकड़कर वह अपना पेट भी भरते थे। इसीलिए ये लोग कहाँ निवास करते थे? मैक्सिमम जितनी सभ्यताएं मिली हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही मिली हैं। देखिए यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में भी पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। देखिए ऐसा होता है, कुछ ऐसी झीलें नदियां होती हैं जिनका पानी कभी नहीं सूखता, बट कुछ ऐसी होती हैं जो मौसम के अनुसार चलती हैं। जो मौसम के अनुसार चलती हैं, जब इनको पानी नहीं मिलता है तो ये अपने स्थान को परिवर्तित कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अर्थात ऐसे क्या प्रमाण हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये उस समय के मानवों की पहचान है जब कायदे से किसी भी चीज का कोई भी विकास नहीं हुआ था। देखिए पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, देखिए किसका किसका, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी दोस्तों बचे हुए हैं। इन्हीं औजारों से सबसे पहले इन औजारों की उम्र पता की जाती है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि इन औजारों की एज कैसे पता करते हैं? तो कार्बन 14 से एज पता की जाती है। देखिए इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और इन हथियारों से होता क्या था डियर स्टूडेंट? शिकार किया जाता था। सीधी बात है, भाले से, बर्छी से, तलवार से, इन सब से क्या होता था कि किसी न किसी जानवर का शिकार किया जाता था और उस जानवर को मारकर ये अपना पेट भरते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां
और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। मैंने आपको दोस्तों बताया था ये जंगल से फल फूल प्राप्त करते हैं, प्लस लकड़ियां भी प्राप्त करते हैं। लकड़ियों का क्या प्रयोग करते हैं? खाना तो बनाते हैं, साथ में रहने के लिए अपना भी घर बनाते हैं, ताकि हर मौसम से अपने आप को सुरक्षित रख सकें और विभिन्न प्रकार के जानवरों से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ये देखिए दोस्तों, कुछ चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए चित्र, देखिए क्या है? पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। कौन सा चित्र? ये दोस्तों रहा, ये रहा। देखिए ये एक पत्थर का हथियार है और इससे क्या होता था? खुदाई की जाती थी और जो इंसान जड़ वगैरह खाते थे, अर्थात कुछ ऐसे पेड़ पौधों की जड़ें होती थी जो स्वास्थ्यवर्धक होती थी, हेल्थ के लिए अच्छी होती थी, उनको खोदने के लिए, उनको निकालने के लिए इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट थे, औजार थे, इंसान उपयोग करते थे। और ये पत्थर के बने हुए हैं। किसके हैं? स्टोन के बने हुए हैं। दूसरे में दाएं में देखिए, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये देखिए, ये रही जानवर की खाल, एक व्यक्ति सिलता हुआ। इस टाइप के औजार बनाए जाते थे। देखिए क्या होता है कि आज भी लेदर की कीमत अच्छी खासी होती है। आप लेदर की जैकेट्स पहने या बेल्ट्स पहने, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती, प्लस वो कॉस्टली भी होते हैं। तो उस समय लोग क्या करते थे? जानवर को मारते थे, उसकी खाल निकाल लेते थे और क्या करते थे? उसको सुखा के या वस्त्र के रूप में बना के फिर कपड़े बनाकर उसे पहना करते थे, ताकि अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ढक सकें और मौसम से भी बच सकें। अब देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। क्या टॉपिक है? रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे ही पाए गए हैं। देखिए क्या होता है, मैक्सिमम रहना लोग वहीं पसंद करते हैं जहां उनके लिए संसाधन उपलब्ध हो। आज क्या है, आज सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, तो व्यक्ति वहां रहना पसंद करता है जहां संसाधन उसके पास हो, चाहे वह गांव हो, कस्बा हो, चाहे व्यक्ति वह शहर का हो, कहीं का भी हो। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम लोग मैप। मानचित्र 2 में आप देखेंगे, ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्थल दिए गए हैं। जो रेड कलर के त्रिभुज से बने हुए हैं वह पूरा पाषाणिक पूरा स्थल हैं, और जो ब्लू कलर के स्क्वायर में दिए गए हैं वह नौ पाषाणिक पूरा स्थल हैं, और जो सर्किल ग्रीन में दिए गए हैं महापाषाणिक पूरा स्थल हैं। और जो आरंभिक गांव हैं वो स्टार के जैसे दिए नहीं, ये दिए गए हैं दोस्तों किस भुजा के? ये दिए गए हैं एक लंबी से लट्टू आकार के, और जो आधुनिक नगर हैं वह स्टार के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बुरजोम है, मेहरगढ़ है, चिरांद है, कोल्डी हवा है, महागढ़ा है, और भीमबेटका क्या है दोस्तों? भीमबेटका एक पुरा पाषाणिक स्थल है। अब तक मैंने ऊपर आपको नौ पाषाणिक बताए थे, जैसे दावजली भी नौ पाषाणिक है। अब जैसे कोलकाता है, कोलकाता एक आधुनिक नगर है, हम सभी लोग जानते हैं। ये पश्चिमी जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसकी एक कैपिटल है। और दोस्तों देखिए मुंबई, मुंबई भी एक आधुनिक नगर है जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये महाराष्ट्र की राजधानी। गोदावरी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। अब इमाम गांव, जो इमाम गांव है ये शुरुआती दौर का गांव है, अर्थात आरंभिक गांव है। कृष्णा नदी, जैसे हुसंगी देखिए, जो हुसंगी दिया गया है यह दोस्तों एक पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है। कुरनूल की गुफाएं, यह भी एक पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है। और देखिए ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी क्या है? महापाषाणिक पुरा स्थल। पयमपल्ली, यह नौपाषाणिक है। हल्लूर नौपाषाणिक है। और आदिचनलूर, यह डियर स्टूडेंट्स महापाषाणिक पुरा स्थल है। फिर से इस चित्र को आप लोग जरूर देख लें, इस चित्र को समझना डियर स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। बिल्कुल दोस्तों, पत्थर क्या होता है? पत्थर से शिकार करने में इनको सुविधाजनक होती थी। किसी भी चीज को काटने में आराम मिलता था, किसी चीज को सीने में सिलने में आराम मिलता था, शिकार करने में भी इनको आराम होती थी, क्योंकि पत्थर बहुत स्ट्रांग होते थे। देखिए दोस्तों, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, किसमें? मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। क्या क्या मिली हैं? गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? ये देखिए दोस्तों, शैल चित्रकला, इनमें इससे हमें इनसे हमें क्या पता चलता है? देखिए, एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताइए। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात समझें कि शैल चित्र क्या होता है। पत्थरों पर जो भी चित्र बनाए जाते थे या बनाए जाते हैं, उन्हें शैल चित्र कहते हैं। शैल मीन्स होता है पत्थर, और चित्र मीन आप सभी लोग जानते हैं चित्र। जैसा कि ये चित्र आप लोग देख पा रहे हैं, किस तरीके से एक शिकारी एक हिरन को मारने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, यह एक पत्थर रहा। देखिए इसमें क्या है? देखिए विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपको दिख रही होंगी। ये सब आकृतियां स्टार्टिंग तौर पे एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती थी। इनका कोई ना कोई अर्थ रहता था, तभी ये आकृतियां पत्थरों पर कुरेदी जाती थी और बड़ी सावधानी पूर्वक ये बनाई जाती थी। दोस्तों देखिए, पुरा स्थल क्या होता है, समझें। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, देखिए दोस्तों, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले चैप्टर में जानकारी मिलेगी। किसमें? नेक्स्ट चैप्टर में आपको फुल जानकारी मिलेगी। फिर से डियर स्टूडेंट समझे, पुरा स्थल उसको कहते हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के औजार, बर्तन या इमारती वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, अर्थात उन्होंने बनाया और फिर उसको वहीं छोड़कर वो चले गए। ये बर्तन या ये औजार, इनके अवशेष जमीन के नीचे मिल सकते हैं, किसी गुफा में मिल सकते हैं, समुद्र की तलहटी में भी मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब टॉपिक है आग। आग की खोज। किसकी खोज? आग की खोज हम सभी लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल में हुई थी। देखिए, मानचित्र तो जो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, जो अभी मैंने आपको बताई थी, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। या तो उन्होंने आग की खोज किस लिए की होगी? उजाला करने के लिए, अपने घर में उजाला करने के लिए, और जो शिकार करते थे उस मांस को पका कर खाने के लिए, क्योंकि कच्चा मांस खाने के लिए क्या होता था? बड़ी तकलीफ होगी, या बड़ा कच्चा मांस स्ट्रांग होता होगा उस समय। और दोस्तों क्या करते थे? आग जलाकर ये खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा भी करते थे। तो 3 मकसद: प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी इन्होंने आग का प्रयोग करते थे। देखिए, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? हम सभी लोग जानते हैं, विभिन्न तरीकों को, विभिन्न इंस्ट्रूमेंट तैयार करने के लिए आग का उपयोग किया जाता। आग का जो रोल आम जिंदगी में अहम हो गया है। इसके बिना किसी भी चीज को या बहुत सारी चीजों को आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आग का होना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या है आगे। आगे आप लोग देख पाएंगे नाम और तिथियां। क्या होता था दोस्तों? नाम और तिथियां उस समय अलग तरीके से होती थी। आज तो दोस्तों क्लियर चल रहा है कि 2022 है, डेट भी क्लियर है, टाइम भी क्लियर है, और डे भी क्लियर है। उस समय ऐसा कहीं कुछ नहीं होता था। वो लोग बड़ी
एक विभिन्न तरीके से इन सब चीजों की खोज करते थे। अब हम लोग देखेंगे बदलती जलवायु क्या है। बदलती जलवायु, चेंजिंग क्लाइमेट। क्या हुआ दोस्तों? बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु में तकरीबन 12,000 साल पहले परिवर्तन हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जलवायु में आरंभिक समय में कितने हजार वर्ष पहले परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ था, तो आप कह सकते हैं 12,000 साल पहले। जब यह परिवर्तन हुआ, गर्मी बढ़ी, तो कौन से जानवरों की उत्पत्ति हुई? तो सीधा सा आंसर होगा घास खाने वाले जानवरों की उत्पत्ति हुई। उसमें आप हिरन भी कह सकते हैं, भेड़, बकरी, बारहसिंगा, गाय कह सकते हैं। इतने कितने जानवर आप बता सकते हैं जिनकी उत्पत्ति उस समय हुई थी या इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। उत्पत्ति नहीं कह सकते, बट संख्या जरूर कह सकते कि बढ़ी थी। देखिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, फिर से देखिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। देखिए दोस्तों, जब इस टाइप के बहुत सारी संख्या उन्हें भेड़, बकरी, गाय, हिरन दिखाई पड़े, तो उन्होंने हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए, आवश्यकता के लिए किसी गाय को पालना स्टार्ट किया हो, उससे दूध प्राप्त करते हों या अन्य चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एक संभावना के तौर पे कही जा सकती हैं। अब लोग पढ़ेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत, क्योंकि जिस खेती से आज हम लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार की फसलों को प्राप्त करते हैं, आज वो किसी न किसी टाइम में एक एक नंबर से स्टार्टिंग की गई होगी, उनका शुरुआती दौर भी रहा होगा। देखिए, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अर्थात इनको किसी ने उगाया नहीं था, बट ये ऑटोमेटिक उगने लगे थे। फिर क्या हुआ? शायद महिलाओं ने, पुरुषों ने और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना इकट्ठा किया, अर्थात बटोरना शुरू किया, इकट्ठा किया और अपने भोजन के लिए इसका प्रयोग किया। प्राकृतिक तौर पे तीन सिर्फ फसलें निकलकर सामने आई हैं, गेहूं, जौ और धान। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक तौर पे या सबसे शुरुआती दौर में कौन सी फसलें सबसे पहले उगी थी या कौन से अनाज थे? तो आप कह सकते गेहूं, जौ और धान। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, अर्थात दोस्तों फार्मर बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। किसके था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। आज से 15 साल 20 साल पहले भी आपने देखा होगा, जो शिकार लोग करते थे वो 4-5 कुत्ते पालते थे, जानवरों को पकड़ने के लिए, उनको दौड़ाने के लिए और इन शिकारियों की अन्य जानवरों से सुरक्षा करने के लिए। आज क्या है? आज कुत्ता पालना एक फैशन के तौर पे हो गया है। क्या हो गया? एक फैशन ट्रेंडिंग में है कि सुबह सुबह जब टहलने जाएंगे तो डॉगी के साथ ही टहलने जाएंगे। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था? अभी दोस्तों मैंने बताया था, जो कुत्ता होता है वो काफी एक्टिव होता है।
एक्टिव होने के साथ साथ वह किसी भी खतरा को पहले भांप लेता है और शिकार पकड़ने में भी मदद करता था। पहले के शिकारी क्या करते थे? शिकार को घेरने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुत्तों का प्रयोग किया करते थे। देखिए दोस्तों, बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह थी कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। क्या करते थे दोस्तों? सिलेक्ट करते थे। आज भी दोस्त लोगों के घर पर जानवर पाले जाते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। जैसे पहली चीज दूध, क्या है? दूध प्राप्त होता है। दूसरी चीज मांस के तौर पर भी इनका उपयोग किया जाता है। लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों को भार को संभाल सके। सीधी सी बात कहने का मतलब है, वो ऐसे पौधे सिलेक्ट करते थे जो मजबूत हो, जिससे अनाज भी काफ़ी मिले और वो किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, अपने आप को सुरक्षित रख सके और अधिक से अधिक अनाज दे सके, ताकि उस समय के लोग अपना पेट भर सकें। और जानवर वो ऐसे रखते थे जो हष्ट पुष्ट हों, जिनसे दूध अच्छे से प्राप्त हो, आवश्यकता पड़ने पे मांस भी प्राप्त हो और उनकी जो प्रजनन शक्ति है या प्रजनन क्षमता है वह स्ट्रांग हो और वह जानवर किसी भी तरीके से इंसान को हानि ना पहुंचा सके। ना पता चले शेर पाले, शेर खुद ही खा गया। ठीक है ना दोस्तों? तो उस समय वो जानवर पालते थे जो मजबूत हो, अच्छे से उनसे दूध प्राप्त किया जा सके, मांस प्राप्त किया जा सके और किसी भी तरीके से वो अहिंसक ना हो और इंसानों को किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचा सकें। ये दांत आप लोग देख पा रहे होंगे, ये किसी न किसी पालतू जानवर के ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखेंगे एक नवीन शैली, एक नवीन जीवन शैली। देखिए, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें से कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। महीने भी लगते हैं और यह साल तक का समय लगता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। सीधी सी बात है, मटर का होगा पौधा तो उससे 6 महीने टाइम लगेगा। गेहूं धान है, इनको 6 मंथ लगता है। जब कोई किसान इनको बोएगा स्टार्टिंग तौर पे, तो वो इनको सुरक्षा करेगा कि हमने बीज डाले हैं, कोई पक्षी ना चुग जाए या जानवर खेत को खराब ना कर दें। थोड़े थोड़े उगने लगते हैं तो कोई जानवर या पशु आकर चर ना जाए, इससे सुरक्षा करना। फिर इनको समय समय पर पानी देना, खरपतवार को हटाना। जब ये फसलें पक जाएं, इसके बाद इस फसल को कटिंग करना और इससे अनाज को निकालना। उस अनाज को जैसे खाने की प्रक्रिया है, पीस कर या पिसवा कर रोटी या चावल के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों एक जो है एक नवीन जीवन शैली उभर कर सामने आई। देखिए दोस्तों, अनाज का प्रयोग किस किस में करते थे? बीज के रूप में, अर्थात जब बीज एक अच्छा होगा तो उगाएंगे और अधिक फसल प्राप्त होगी, जिससे और अधिक लोगों का क्या होगा? पेट भरा जाएगा। खाद के रूप में उपयोग करते थे। सपोज दैट, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 किलो अनाज उगाया, तो वो क्या करेगा कि 60 से 70 किलो अपना खाने के लिए यूज करेगा और 30 से 20 किलो तक वह व्यक्ति बीज के तौर पर सुरक्षित रख लेगा। उपहार के रूप में अगर किसी व्यक्ति को उस समय क्या करना था, उपहार वगैरह देना था, तो वे अनाज भी दिया करते थे, खेत खलिहान दिया करते थे। इतने कितने गांव लिख दिया भंडारण के लिए। अनाज का ये लोग भंडारण करते थे ताकि लंबे समय तक उन्हें भोजन प्राप्त हो सके। देखिए, इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। बिल्कुल दोस्तों, अगर पेट भरना था उस समय
तो किसी न किसी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना पड़ेगा, ताकि वो उस समय अगर ना उत्पन्न हो खाद्य पदार्थ, तो जो आपने भंडारण किया है, जो आपने संग्रह किया है, उससे आप अपना पेट भर सकें। और दोस्तों, आज भी यही सिस्टम है, लोग सुरक्षित रखते हैं। 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं जो अपने भोजन को अर्थात अनाजों को सुरक्षित रखते हैं। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 1 साल, 2 साल का स्टॉक लगाकर चलते हैं, ताकि उस समय अगर ये प्राप्त ना हो, तो हम अपने भंडारण से निकाल कर इनको निकाल कर अपना पेट भर सकें। अब अपने पास टॉपिक है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। क्या दोस्तों, जो जानवर थे वह चलते फिरते जो चल फिर रहे हैं, तब भी वो खाद्य भंडार का कार्य करते थे। देखिए, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे संतुलित आहार या संपूर्ण आहार के रूप में भी जाना जाता है। किसको? दूध को। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जैसे किसी पशु को लोग साथ में भी रखते थे, इधर से उधर जाते थे, उससे दूध भी प्राप्त करते थे। आवश्यकता पड़ने पे उससे मांस भी प्राप्त करते थे, जिसका वह भोजन के रूप में प्रयोग किया करते थे। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो सबसे पहले समझो, भोजन तो मिलता था, साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी सुविधा होता था। सपोज दैट किसी व्यक्ति ने कोई जानवर पाला है, जैसे घोड़ा है, बकरी है, गाय है, तो घोड़े का वो लोग क्या करते थे स्पेशली कि उसके ऊपर सामान अपना रख देते थे, तो वो सामान लेकर धीरे धीरे घोड़ा उनके साथ या गधा उनके साथ या खच्चर उनके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। आज जानवरों का उपयोग विभिन्न तरीके से होता है। आज से 15 से 20 साल पहले ले जाएं तो सर्कस में विभिन्न तरीके से जानवरों को ट्रेंड किया जाता था। हाथी होता था, घोड़ा होता था, गधा होता था, डॉगी होता था, शेर होते थे, चीते होते थे। इनको वेल ट्रेंड किया जाता था और ये लोगों का मनोरंजन भी किया करते थे। प्लस युद्धों में भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, विभिन्न तरीके से जानवरों का उपयोग किया जाता था। अब देखेंगे, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आरंभिक कृषक का मतलब है शुरुआती दौर में किसान कैसे होते थे और पशुपालक कैसे होते थे। देखिए, मानचित्र 2 जो कि मैंने अभी दिखाया है, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? बिल्कुल दिखाई पड़े थे, ऊपर देखे थे। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पाए गए दोस्तों? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में स्थान ये पाए गए हैं। जो विभिन्न प्रकार के सभ्यताएं पाई गई हैं या पुरा स्थल पाए गए, उन्हीं की दोस्तों चर्चा हो रही है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, हड्डियां वगैरह तो मिल ही रही थी, प्लस अनाज के कुछ ऐसे दाने भी मिल रहे थे जो जले हुए थे। तो इससे प्रतीत होता है कि उस समय के लोग इस स्थान पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे और उन फसलों से अपना पेट भरते थे। और वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन दानों, जब इन वैज्ञानिकों को ये दाने मिल जाते हैं तो इनसे ये पूरी की पूरी जानकारी निकालते हैं कितने हजार साल पहले के ये दाने हैं या ये जो हड्डी मिली है किस जानवर की है और इसकी आयु कितनी है। अब आगे देखेंगे। देखिए, स्थायी जीवन की ओर। आप यहां पर एक मोटी बात समझो, स्थायी जीवन तभी संभव है जब सारे के सारे संसाधन अपने पास उपलब्ध हों। खाने की चीजें हों, पीने की चीज हो और प्लस रहने की भी चीजें हों।
रोटी, कपड़ा और मकान। तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती, रोटी होती है, कपड़ा होता है और मकान होता है। तीन चीजें आदमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जम्मू कश्मीर में एक स्थान मिला है बुर्ज होम, वहाँ के लोग गड्ढे में घर बनाते थे, उसे कहा जाता था गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। अर्थात जब उन्हें ठंड लगती थी तो उन्होंने क्या किया, जमीन के नीचे खोद कर गड्ढा करके रहने लगे, क्योंकि शीतलहर थी वो ऊपर चलेगी ना कि अंदर, और आराम से उस गड्ढे को बंद कर लेते थे और सर्दी के मौसम में अपने प्लस अपने परिवार को सुरक्षित रख पाते थे। और इन गर्तवास में, इन गड्ढों के घरों में उतरने के लिए उन्होंने अच्छे से सीढ़ियां बना रखी थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बिल्कुल दोस्तों, उस समय भोजन कैसे बनाते थे? लकड़ियों को जलाकर ही वह भोजन बनाते थे। देखिए, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण काल या नवपाषाण युग के भी कहे जाते हैं। इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। अर्थात पूरा पाषाण काल के होंगे हथियार तो वो थोड़े से ओल्ड टाइप के होंगे। नवपाषाण काल के क्या होंगे? तेज हथियार होंगे, उनमें पॉलिश होगी, उनमें चमक वगैरह होगी, अर्थात उससे कुछ ना कुछ उनमें आधुनिकीकरण होगा, अर्थात मॉडिफिकेशन होगा। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। पहले क्या चलती थी दोस्तों? ओखली और मूसल। इसका प्रयोग क्या होता था? अनाज को पीसने के लिए भी प्रयोग करते थे, और वनस्पतियों से जो विभिन्न प्रकार की चीजें प्राप्त होती थी उनको पीसने के लिए, फोड़ने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण ये देख पा रहे हो, सारे के सारे पत्थर से बने हुए। किससे बने हुए हैं दोस्तों? ये पत्थर से बने हुए और काफ़ी स्ट्रोंग होते थे। इससे लोग क्या करते थे? शिकार भी करते थे, अनाज भी पीसने के रूप में प्रयोग करते थे। देखिए, जिस काम के लिए जिस औजार का उपयोग करते थे उसकी आकृति उसी अनुसार करते थे। मान लीजिए शिकार करने के लिए इस तरीके की चीज उपयोग करते थे कि मजबूत भी हो, भारी भी हो, प्लस नुकीली भी हो, ताकि एक ही बार में उनका शिकार ढेर हो जाए। अनाज पीसने के लिए होगा तो वो चक्की के जैसा होगा, ओखली जैसा होगा, मूसल जैसा ही होगा। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के भी बर्तन प्राप्त हुए। जैसा कि आप बाएं साइड एक चित्र देख पा रहे होंगे, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा जाता होगा? देखिए, पानी के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, या कोई खाद्य पदार्थ भी हो सकता है, जैसे दूध, घी, मक्खन, चावल, आटा आदि चीजें भी इसमें रखी जा सकती होंगी उस समय। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, अर्थात इनको सजाया भी जाता था। विभिन्न प्रकार की इसमें आकृति बनती थी, फूल की भी हो सकती थी, या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी हो सकती थी। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल गेहूं, देखिए यहां से चावल गेहूं, दलहन जैसे अनाज का अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे, क्योंकि शुरुआती दौर में दोस्तों कोई भी मानो कपड़ा तो पहनता नहीं था, बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कपड़े की भी खोज की और कपास जैसी फसल को उगाना प्रारंभ किया और उससे अपने लिए वस्त्र बनाने लगे। अब देखिए दोस्तों, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया।
बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब हम लोग देखेंगे सूक्ष्म निरीक्षण, और वो भी मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ एक पुरानी सभ्यता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। देखिए, ईरान जाने वाले सबसे बड़े महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था, अर्थात फसलें भी उगानी स्टार्ट की थी और सबसे पहले इन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू किया था। अब देखिए, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। क्या मिली हैं दोस्तों? विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की हड्डियां मिली हैं। बिल्कुल, हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां मिली हैं। किसकी किसकी दोस्तों मिली हैं? देखिए, हिरण की भी थी, सुअर की और भेड़ बकरियों की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः क्या थे? कुछ संभवतः ऐसे भी रूम थे, ऐसे भी कमरे थे जिनमें वे भंडारण करते थे, भोजन खाद्य पदार्थों का भी संग्रहण करते थे। देखिए दोस्तों, ये एक चित्र रहा मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की समानता करें। दोस्तों, पहले के घर अलग हैं, बट अब घर अलग हैं। बट एक चीज़ माननी पड़ेगी, जब वो उस समय किसी चीज़ को बनाते थे, काफ़ी मजबूत बनाते थे और बहुत ही अच्छे से उसे बनाते थे, क्योंकि आज हजारों साल वक्त गुजरने के बाद भी वो चीज़ें, डियर स्टूडेंट्स, आज भी सुरक्षित मिलती हैं। थोड़ा बहुत डैमेज होती हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी समय तक सुरक्षित रहती हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अर्थात किसी व्यक्ति की उस समय डेथ हो जाती थी तो उसे कब्र में दफनाते थे, प्लस उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी उसमें वो लोग रखा करते थे। मेहरगढ़ में मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसा माना जाता है। कोई व्यक्ति मर गया, कब्र में उसके साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। उस दौरान उन लोगों की मान्यता रही होगी कि ये व्यक्ति जब मरेगा ऊपर जाएगा, जब इसे भूख लगेगी तो ये बकरी को खाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक चित्र है, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये देखिए दोस्तों। अन्यत्र देखें, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। ये देखिए दोस्तों, चित्रकारी आप लोग देख पा रहे हो किस तरीके से दो सांडों या गायों के बारे में यह चित्र बना हुआ है। गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से यह चित्रित किया गया है, डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे उपयोगी शब्द। कुछ शब्द हमने पढ़े हैं, जैसे आखेटक, खाद्य संग्रह, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र आदि। इतनी चीज़ों के बारे में इसमें हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों, और यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। क्या होता है दोस्तों? यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी, इसके शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, अर्थात कैसे आप अपनी कॉपी में सुरक्षित रखें और कैसे फटाफट कंप्लीट करें, याद करें, रिवाइज करें, उसकी क्लास आपको फटाफट मिलेगी दोस्तों, अर्थात नेक्स्ट क्लास मिलेगी। इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।